नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में। मैं आपका श्याम आज आपके लिए वर्ण रचना का पहला टॉपिक लाया हूं। जैसे कि आपको पता है वैकेंसीज अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, इसलिए आज हम वर्ण रचना का पहला टॉपिक करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि वर्ण रचना में सबसे पहला हम जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण। वर्ण यानी कि भाषा की सबसे छोटी सी छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से बोला जाए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम क्या बोलेंगे, वर्ण बोलते हैं। बच्चों, वर्णों के कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अ वर्ण लिखूं तो इसके कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि अगर आपसे क्वेश्चन बने कि ऐसा कौन सा ये है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो आप आंसर रहेगा आपका वर्ण रहेगा। अब बात करें अगर वर्णों की, अगर हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो आपकी कुल संख्या यहाँ पे 52 दे रखी है। अ से लेके य तक हमारे कुल अगर वर्णों की संख्या के बारे में बात करें बच्चों, तो इनकी संख्या होती है 52 होती है। और इसमें अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वर यहाँ पे 11 स्वर होते हैं और हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। और इन दोनों को अगर 33 और 11 स्वरों को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो 44 वर्ण आते हैं, इन्हीं 44 वर्णों को हम मूल वर्ण बोलते हैं। बच्चों, इनको क्या बोला जाता है, मूल वर्ण बोला जाता है। तो ये भी साथ में ध्यान रखना कि मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 44 होती है। किन्हें बोला जाता है, जब स्वर और आप व्यंजनों को आपस में जोड़ देंगे तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, मूल वर्ण बोलते हैं। इसके बाद बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन बनता है आपका कि वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण रचना के कितने भेद होंगे बच्चों, यहाँ पे 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे आपका आएगा उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 पे वायु संवेग के आधार पर, नंबर 3 पर आपका आएगा तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर। तो बच्चों, आपको ये बात क्लियर हुई कि वर्ण रचना के अगर आपसे भेद पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको कितने बताने हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है आपका उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 पे आपका आएगा वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा है आपका तारत्व या प्रकंपन के आधार पर। इसके बाद हम इसके देखेंगे कि वर्ण रचना में मैंने अभी पीछे बताया आपको 3 भेद रहेंगे। पहला उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तीसरा है आपका तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर। इसी के बाद इसमें और ज्यादा आगे क्वेश्चंस बन सकता है इस प्रकार की, उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होते हैं। पहला क्वेश्चन बना कि वर्ण रचना के कितने भेद होंगे, तो ये आपके समक्ष 3 भेद रखे हैं। एक पहला ये है, दूसरा ये, और जब इसी के अंदर से क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि उच्चारण के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं, तो आपके आंसर आएगा 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा आपका होगा व्यंजन। स्वरों की संख्या की बात की जाएगी तो स्वरों की संख्या 11 है, जबकि व्यंजनों की संख्या की बात की जाएगी तो 33 आपके व्यंजन होते हैं। हम यही वाला टॉपिक आज कवर करेंगे और जानेंगे कि हम उच्चारण के आधार पर स्वर और व्यंजन क्या रहेंगे। इसके बाद है हमारे पास वायु संवेग के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे वायु संवेग के आधार पर भी कितने भेद होंगे, 2 भेद होंगे, अल्प प्राण तथा महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि कम वायु, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में कम वायु इस्तेमाल की जाती हो या बाहर की तरफ फेंकी जाती हो, उन्हें हम अल्प प्राण बोलते हैं। और महाप्राण में अधिक वायु का उपयोग में लाई जाती हो। इसी के बाद है हमारे पास तीसरा तारत्व या प्रकंपन के आधार पर वर्ण रचना के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे हमारे भेद होंगे, इसके भी कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, जहां पे हम कंपन के माध्यम से देखते हैं। कंपन यानी कि कुछ ऐसे वर्ण रहते हैं जहां पे कंपन पैदा होती है, जैसे गले में कंपन पैदा होती है, उन वर्णों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला इसका भेद घोष वर्ण है और दूसरा है आपका अघोष वर्ण। बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन बने, जहां से भी बने आपका क्वेश्चन कि उच्चारण के आधार पर या फिर वायु संवेग के आधार पर या फिर तारत्व के आधार पर अगर आपका क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर हमेशा ही इनके कितने भेद रहेंगे, 2। उच्चारण के आधार पर भी 2 भेद है, वायु संवेग के आधार पर भी कितने भेद रहेंगे आपके, 2। तारत्व या फिर प्रकंपन के आधार पर भी कितने भेद होंगे, आपके 2 ही भेद है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उच्चारण के आधार पे कितने भेद हैं हमारे पास। अभी हमने पढ़ा एक स्वर है, दूसरा हमारे पास व्यंजन है। सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानेंगे कि स्वर क्या है। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन में हम बात करेंगे स्वर। तो स्वर यानी कि जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जो किसी की भी सहायता से ना बोले जाएं, उन्हीं को हम स्वर बोलते हैं। बच्चों, अगर स्वरों के अगर हम बात करें कि क्या इनकी अपनी मात्राएं होती हैं, तो आंसर आएगा आपका हाँ, इनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा
आ की भी मात्रा अपनी एक होती है। जैसे इसका हम यूज करें, जैसे काम में एक शब्द लिखता हूँ तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सी मात्रा लगाई गई है, तो आप आंसर देंगे यहाँ पे आ। तो स्वरों की संख्या यहाँ पे दे रखे हैं। स्वर आपके अ से लेके आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, औ और औ, ये आपके 11 स्वर हैं और इनकी अपनी अपनी मात्राएं होती हैं, सिवाय एक के जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती है। तो वो कौन सा है आपका अ, एक ऐसा स्वर है जिसकी अपनी कभी भी मात्रा नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, किसकी अपनी मात्रा नहीं होती है, अ की अपनी को भी मात्रा नहीं होती है। इसके बाद हम इसके स्वरों के भेदों के बारे में देखते हैं कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों स्वरों के भेद वैसे 4 माने जाते हैं, बट ये आपके एग्जाम के पर्पज से अलग अलग टाइप में पूछा जाता है। अगर आपको स्टेट वाइज एग्जाम में पूछा जाएगा तो इनके कितने भेद होंगे, तो इनके आप 3 भेद बताना। जैसे यहाँ पे दीर्घ स्वर और आप सिंह स्वरों को एक साथ भी माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं दीर्घ जो आपके सिंह स्वर हैं वो कहाँ पे शामिल कर लिए जाते हैं, दीर्घ स्वरों में शामिल कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से आपके स्वरों के 3 भेद माने जाएंगे। जबकि आप यूपीएससी या फिर कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितने भेद बताने हैं, 4 भेद बताने हैं। बच्चों आपको कितने भेद बताने हैं, तब 4 भेद बताएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्ष स्वर क्या होते हैं। हर्ष स्वर बच्चों, सबसे पहले हर्ष स्वर यानी कि जिनके उच्चारण में अत्यंत ही कम समय लगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। जिस प्रकार से अ, देखो अ के उच्चारण करने में बिल्कुल ही कम समय लगेगा, इसलिए इन्हें कहाँ रखा जाता है, हर्ष स्वरों में रखा जाता है। इसी प्रकार से ई की अगर बात करें तो ई में भी क्या है, अत्यंत ही कम समय लगता है, सिवाय हम बड़ी ई की अपेक्षा। बड़ी ई जब भी हम उच्चारण करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ और री, इनके उच्चारण करने में अत्यंत ही कम समय लगता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोला जाता है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि जहां पे हर्ष स्वर से 2 गुना अधिक समय लगता हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आ है, अ की अपेक्षा अधिक समय लगेगा तो ये कहाँ पे आएगा, आपका दीर्घ स्वरों में आता है। इसी प्रकार से बड़ी ई है आपका, छोटी ई की अपेक्षा अधिक समय लगेगा तो ये आपका दीर्घ स्वरों में शामिल की जाती है। इसी प्रकार से आपका बड़ा ऊ है, ये भी आपका छोटे ऊ की अपेक्षा अधिक समय लगता है यहाँ पे, इसलिए ये भी कहाँ पे आएगा, आपका दीर्घ स्वरों में आता है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वैसे तो देखा जाए कि सिंह स्वर क्या होते हैं। सिंह स्वर यानी कि जहाँ पे 2 स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। नाम से पता चलता है कि संयुक्त यानी कि जहाँ पे 2 वर्ण आपके आपस में मिले हों उसी को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त आपका स्वर बोलते हैं। इसी को मिश्रित स्वर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं पे आपको मिश्रित स्वर दिखता है तो वो भी आपका क्या कहलाया जाएगा, संयुक्त स्वर ही है। अब देखिए मैंने अभी आपको बोला कि यहाँ पे 2 स्वर आपस में मिले हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्वर आपस में मिलते हैं। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि जब भी अ या फिर आप आ में छोटी ई या फिर बड़ी ई आपस में प्लस करते हैं तो आप किसका निर्माण करेंगे, ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जब हम बड़ी ए का किस प्रकार से ये करेंगे, जब भी हम अ या फिर आ में छोटी ए प्लस करेंगे तो बड़ी ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम ओ का निर्माण देखते हैं कि ओ का किस प्रकार से बनता है। जब भी हम अ या फिर आ में ऊ या फिर बड़ा ऊ प्लस करें तो हम किसका निर्माण करेंगे बच्चों, औ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से बड़े औ की बारे में बात करें तो इसमें भी अ या फिर आ प्लस करें तो हम, और इसमें जब प्लस कर देंगे औ तो हम किसका निर्माण कर देंगे, औ का निर्माण कर देंगे। तो बच्चों ये वाला आपको समझ में आया होगा कि संयुक्त स्वर किसे बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे 2 स्वर आपस में मिलते हैं और किसी तीसरे स्वर वर्ण का निर्माण करते हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर बोलते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जहां पे हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। किंतु अब हिंदी वर्णमाला में इसे शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी अब गिनती नहीं होती। यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने स्वर आते हैं बच्चों, 11 स्वर आते हैं। और प्लुत स्वर अगर मैं बात करूं तो प्लुत स्वर अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ ले तो कौन सा होगा, तो जैसे कि ओम की ध्वनि है तो इसके उच्चारण करने में हर्ष स्वर से भी 3 गुना अधिक समय लग जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे मैं आपका एक और डॉट यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी कभी एग्जाम में आपको 11 ऑप्शन में ना आए, कभी कभी ऑप्शन में आ जाते हैं कि 11 आपका ऑप्शन ना आए कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, और वहां पे 11 ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा तो वहां पे आप आंसर देखोगे, आपका क्या रहेगा, आंसर आपका
14 रहेगा। अब ये किस प्रकार से हुआ, देखो बच्चों यहाँ से 11 आपका, तो यहाँ से स्वर आ गए। और जब इसमें से हम एक, संस्कृत में एक शब्द है लिरी, जिसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं अक्सर, वो भी अब हिंदी में प्रयुक्त नहीं होता है। एक इस शब्द को हम जब प्लस कर लेते हैं इसमें, और साथ में हम दीर्घ री को हम प्लस कर लें, और इसके साथ हम ओम को बीच में प्लस कर लेंगे, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी मानी जाती है बच्चों, 14 मानी जाती है। बट हमें एग्जाम के पर्पज से 11 करनी है। अगर ऑप्शन ना आए तब हम कुल संख्या कितनी बताएंगे, 14 बताएंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि उच्चारण के आधार पर इसके, सबसे पहले हमने स्वरों के बारे में बात की कि स्वर क्या रहते हैं। सबसे पहले हमने बात की ह्रस्व स्वर क्या रहते हैं। बच्चों मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं आपको कि ह्रस्व स्वर यानी कि जिनके उच्चारण करने में बिल्कुल ही कम समय लगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों, 4 है। एग्जाम में पूछा जाता है कितनी संख्या इनकी, 4 है। दीर्घ स्वर यानी कि जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से की अपेक्षा 2 गुना अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी रहेगी बच्चों, इनकी संख्या 3 रहेगी। सिंह स्वरों की संख्या की बात करें, जहां पे 2 स्वर आपस में मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करें, उन्हें हम सिंह स्वर बोलते हैं, और इनकी संख्या 4 रहेगी। प्लस स्वरों की गिनती नहीं की जाती है, तो यहाँ पे इनकी संख्या कुल मिलाकर हम देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी है बच्चों, 11 है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आगे। अब बच्चों इसके आगे है आपके व्यंजन। तो सबसे पहले व्यंजन की डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि व्यंजन है क्या। बच्चों व्यंजन, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन यानी कि जिनका जो स्वरों की सहायता से, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे उन्हीं को हम व्यंजन बोलते हैं बच्चों। ध्यान रखिएगा, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैं क बोलूं, क आपका व्यंजन है, तो क के अंदर अ स्वर निहित है, तो यानी कि क जब भी व्यंजन हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे स्वर हमेशा ही यहाँ पे अपने आप ही इंक्लूड रहेंगे आपकी। सबसे पहले व्यंजनों की बात करेंगे, तो व्यंजनों के कितने भेद रहेंगे बच्चों, तो ये आपने याद रखना कितने भेद रहेंगे, 5 भेद रहेंगे। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन है, दूसरे नंबर पे आप अंतस्थ व्यंजन पढ़ोगे, तीसरे नंबर पे आपका है ऊष्म व्यंजन, फोर्थ नंबर पे आपका है संयुक्त व्यंजन, और 5वें नंबर पे है आपका द्विगुण व्यंजन। सबसे पहले बात करेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन बच्चों ऐसे व्यंजन रहते हैं जहां पे हमारी जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे जिस प्रकार से मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले कवर्ग की, तो कवर्ग में यानी कि इनका उच्चारण स्थान तो वैसे कंठ से है। जब कंठ में यानी कि जब जीवा हमारी गले में कुछ थोड़ी सी टच की जाती है, तब इनका उच्चारण निकलता है क, ख, ग, ग। बच्चे थोड़ा सा उच्चारण करके आप भी खुद देखिएगा कि यहाँ पे हमारी पिछली वाली जीवा, जीवा का पिछला भाग कंठ में थोड़ा सा टकराता है, तब इनका उच्चारण स्थान होता है। यानी कि कहीं ना कहीं इन सभी में जीवा कहीं ना कहीं टच करेगी। वैसे ही यहाँ पे है च, छ, ज, ज, ञ। अब देखो बच्चों यहाँ पे जीवा तालु में टकराएगी, बिना जीभ को हिलाए इनका उच्चारण होगा ही नहीं। उसी प्रकार से त, थ, द, द, न, ये वाले आपकी जहाँ पे जीवा दंत से टकराती हो तब इनका उच्चारण होता है। तो बच्चों स्पर्श व्यंजन बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, जहां पे हमारी जीवा कहीं ना कहीं स्पर्श करे मुख के भागों को, उसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है इनकी, 25 है। क से लेके म तक के वर्णों की संख्या कितनी है बच्चों, 25 है। ध्यान रखिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है बच्चों, 25 है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। ऐसे ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय वायु अंदर की तरफ खींची जाए या फिर अंदर की तरफ ली जाए, उन वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। जैसे बच्चों य बोलेंगे तो य के अंदर जब हम उच्चारण करेंगे तो वायु अंदर की तरफ खींची जाती है। इसी प्रकार से र, ल तथा व, इन इन स्वरों को हम क्या बोलते हैं, सॉरी इन व्यंजनों को हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या की बात करेंगे तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों इनकी संख्या कितनी रहेगी, 4 रहेगी। इसके बाद है बच्चों ऊष्म व्यंजन। बच्चों ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें कोई उच्चारण करते समय ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाए। बच्चों जरा अपना हाथ अगर हम आगे रखेंगे अपने मुंह के आगे, तो जब इनका उच्चारण करेंगे तो ऊष्मा हमारे हाथों में लगेगी। बच्चों साथ साथ में उच्चारण करिएगा, तो आपको ये बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे। देखिए श बोलेंगे तो ऊष्मा बाहर की तरफ फेंकी जाएगी, श। गर्मी हाथों की हथेली पे लगेगी, षटकोण वाला श है, स है तथा ह है।
इनके उच्चारण करने में ऊष्मा प्रकट की जाती है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। नाम से ही स्पष्ट होते हैं ये बात। तो इनकी संख्या भी कितनी है बच्चों, 4 है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी रहेगी, तो आपका आंसर आएगा 4 रहेगी बच्चों। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जैसे हमने अभी पढ़ा संयुक्त स्वरों में पढ़ा कि जहाँ पे दो आपके वर्ण आपस में मिलते हैं उन्हें हम स्वर बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका व्यंजन दे रखा है, तो यानी कि दो व्यंजन आपके जब आपस में मिलेंगे किसी तीसरे व्यंजन वर्ण का निर्माण करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे किश का निर्माण होता है क धन षटकोण वाले श से हम किश का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से त धन र से हम त्र का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से ज्ञ का ज धन य से हम ज्ञ का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से श्र का श धन र से हम इसका निर्माण करते हैं, श्र का। तो बच्चों इनकी संख्या भी कितनी है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। इसके बाद है द्विगुण व्यंजनों। बच्चों द्विगुण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जहां पे जीवा, जिनका उच्चारण जीवा के द्वारा झटके से किया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। या फिर जिनमें दो व्यंजनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इसका एक और भी नाम है बच्चों, इसका जिसका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, कुछ इसका ये नाम भी है उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन सा है बच्चों, अढ़ है तथा अढ़ है। बच्चों ध्यान रखिएगा इनके नीचे बिंदी लगी है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके यहाँ पे ट ठ ड वाले बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ध्यान रखना। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी इन जो आपके द्विगुण व्यंजन जब भी इनका यूज करते हैं तो कभी भी ये शब्दों की शुरुआत में नहीं आते हैं। जैसे मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल रखना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे सड़क लिखना चाहूँ तो सड़क में कभी भी ये वाले शब्द हमेशा ही बीच में आते हैं, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आएंगे। ये हमेशा ही कहाँ पे यूज किए जाएंगे, मिडल में यूज किए जाएंगे। अगर इसका यूज नहीं करेंगे, हम बिंदी नहीं लगाएंगे, तो इसे सड़क हो जाएगा, जिसका उच्चारण गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जब ढोलक बोलते हैं तो ढोलक में आपका नीचे बिंदी नहीं आएगी बच्चों, बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि इनका शुरुआत में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों आपको यह समझ में आया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों के भेद हैं 5 है आपके। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन, चौथे नंबर पे आपका संयुक्त व्यंजन और 5वें नंबर पे आपका द्विगुण व्यंजन। बच्चों ये समझ में आया। बच्चों मैंने आपको बताया था कि 33 व्यंजन होते हैं, तो देखिए 25 4 29 4 33। स्पर्श व्यंजन से लेके ऊष्म व्यंजन तक के आपके कितने व्यंजन आए, 33 व्यंजन आए। जब आप संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजनों को बीच में ऐड कर देंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाती है, 39। एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है बच्चों, 39 बतानी है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है बच्चों अयोग्बा। अयोग्बा ऐसे वर्ण होते हैं जिन्हें ना तो हम स्वरों में गिनती करते हैं, ना ही हम व्यंजनों में गिनती करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अयोग्बा वर्ण भी बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं, अयोग्बा। तो ये कौन कौन से होते हैं बच्चों, अभी हमने पढ़ा अंग और अह, इन दोनों के सिवाय हमने जितने भी वर्ण है हिंदी वर्णमाला में अ से ग तक, वो सारे हमने डिस्कशन किए और हमने जाना कि वो कौन कौन से आपके वर्ण कहलाए जाते हैं। तो इन दोनों वर्णों को हम क्या बोलते हैं, अयोग्बा वर्ण बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनकी एग्जाम्पल कि अंग की ये जो बिंदी लगाई गई है ये अंग है, और ये इंक है, कहाँ पे इनकी बिंदी लगाई जाती है। अब स्पेशली हम बात करें अंग को क्या बोला जाता है, तो बच्चों अंग को अनुस्वार बोला जाता है। पूछा जाए आपसे कि ये कौन सा वर्ण है, स्पेशली इसको पूछा जाए कि ये कौन सा वर्ण है अकेला, तो इसका नाम होगा अनुस्वार। और अह का हम बोल देते हैं कि ये क्या है, आपका विसर्ग है। और जब इन दोनों को एक साथ बोलना होगा तो हमारा उत्तर रहेगा अयोग्बा। अयोग्बा वर्ण है। अयोग्बा वर्णों की संख्या कितनी बच्चों, 2। तो बच्चों मैंने अभी बताया आपको कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, और व्यंजनों की संख्या 33 है। अगर हम कुल व्यंजनों की संख्या की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो 50, और ये दो आपके वर्ण है इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कुल वर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों, 52 आ जाएगी। तो बच्चों ये आपको समझ में आया। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इनके एमसीक्यू क्वेश्चन को लेके। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।